गुड आफ्टरनून एवरीवन। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपने हीट, टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स, राइट, रेफरेंस चोजन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्लियर किया। अल्फा, बीटा, गामा, राइट, उनका रिलेशन। तो बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा। फिर उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने डिस्कस करी, जिसमें से एक है कि अगर किसी ग्लास बॉटल के अंदर कोई उसका जो कॉर्क है वो जैम हो जाए, इसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप हीट अप कर सकते हैं, थोड़ा सा माउथ को थोड़ा सा हीट अप करेंगे। तो उस हीट अप करने में अगर ध्यान देना, अगर कॉर्क का जो कोएफिशिएंट है वो कंपैरेटिवली कम हो तो उसका एक्सपेंशन कम होगा, जबकि बॉटल के माउथ का एक्सपेंशन ज्यादा हो। तो बॉटल के कंपैरिजन में अगर कॉर्क का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम है तो माउथ ऑफ बॉटल विल एक्सपैंड मोर देन द कॉर्क, उससे कॉर्क इजीली बाहर निकले। सो दिस, ठीक है। चलो इससे मुझे ध्यान है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या? ये एक सर्कुलर शीट है जिसके अंदर एक छोटा सा होल कर दिया गया, ठीक है। अब इसे हीट अप किया गया। हीट अप करने के बाद फाइनली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बढ़ गया ना, और ये भी बढ़ जाएगा 1, या ये बढ़ जाएगा और ये कंपैरेटिवली आपको और छोटा दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो कौन सा आपको ठीक लग रहा है इसकी वजह से, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, सभी सेकंड बोल रहे हैं, कोई फर्स्ट वाला नहीं है। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल आपने सोचा होगा कि मटेरियल ने एक्सपैंड करना है तो बीच में कैविटी है, ये कैविटी कम हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी बात समझिए, जब भी एक्सपेंशन होगा तो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन इंक्रीज करेगी। तो ऐसे समझिए कि अगर इसे सर्कुलर मानते हैं तो इसका डायमीटर स्मॉल डी कंसीडर करते हैं, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन इंक्रीज ही होनी है तो इसका डायमीटर भी इंक्रीज होना है। यानी ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपने कंसीडर किए यहाँ पर और यहाँ पर, इनके बीच की सेपरेशन भी इंक्रीज। दिस विल बी डैश। सो द राइट इज क्लियर हो आप सभी को? सो समझे फिर ध्यान से, अगर हम किसी सर्कुलर कैविटी वाली चीज को हीट अप करेंगे तो कैविटी का साइज छोटा नहीं होगा, कैविटी का साइज कंपैरेटिवली इंक्रीज, ठीक है। फंडा मैंने बता दिया क्या है, सिंपल। दो दो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर और यहाँ पर, हीट अप करने से उनके बीच की सेपरेशन डिक्रीज नहीं हो सकती, दैट हैज टू इंक्रीज। तो ओवरऑल एक्सपेंशन आएगा हर तरफ से, वो एक्सपेंशन आपको ऐसे, ठीक है। नॉर्मली हर साल डिस्कस करते हैं हम लोग और कुछ ऐसा ही आंसर आता है जो आपने बताया, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एनडीएससी के लिए प्रिपेयर कर रखा होता है, उन्होंने शायद कहीं ये क्वेश्चन देख रखा होता तो उन्हीं का आंसर सही आता। बट एनीवेज आगे से आप ध्यान रख सकते हैं क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। बस वही कुछ चीजें आपको भी समझानी, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद द नोट्स। जिनके पास नोट्स हैं वो ओपन अप करें। हाँ, एक छोटा सा पार्ट और आपको करवाया जा सकता है कि जब एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होता है ना, लिक्विड इनसाइड सम वेसल, अगर सपोज करें आपने किसी वेसल के अंदर लिक्विड फिल किया और फिर हीट अप किया, तो ऐसा करने पर आप जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड देख पा रहे होते हैं वो रियल नहीं होगा। रीजन, जिस वेसल के अंदर आपने लिक्विड डाला है उसका भी तो एक्सपेंशन चल रहा है, तो आप तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल देख पा रहे होते हैं। एक्चुअल एक्सपेंशन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो वेसल का एक्सपेंशन हुआ उसे भी इंक्लूड कर, रियल, राइट। लिखिए जरा, रिलेशन बिटवीन the coefficient of volumetric expansion real and apparent, real and apparent, relation between the coefficient of volumetric expansion real and apparent, या पूरा लिखता कि रियल कोएफिशिएंट एंड apparent coefficient of volumetric expansion।
ठीक है, लिख दे जरा। इफ ए लिक्विड be filled in some vessel, liquid be filled in some vessel and heated, then coefficient of real expansion of liquid, coefficient of real expansion of liquid, लिख दे गामा r is equal to गामा apparent plus गामा of glass। यूजुअली आप ग्लास वेसल यूज करेंगे जिसमें से देख पाएंगे। लिख दे पहले गामा r is equal to गामा a plus गामा g। मेंशन करें गामा a represents coefficient of apparent expansion, coefficient of apparent expansion, that is expansion observed with respect to glass vessel, observed with respect to glass vessel। भाई वेसल का एक्सपेंशन होगा उसके अंदर लिक्विड का एक्सपेंशन होगा, वो चीज आप देखते हैं। तो वेसल के रिस्पेक्ट में जो आपको लिक्विड का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है वो कैसा है, एपरेंट है, रियल तो है नहीं वो। और गामा जी क्या लिखें, गामा जी इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ग्लास वेसल, coefficient of volumetric expansion of glass vessel, fine, that is it। तो सपोज आपने कोई वेसल कंसीडर किया, उस वेसल के अंदर लिक्विड फिल किया और फिर इसे हीट अप कर दिया। हीट अप करने पे कुछ लिक्विड का एक्सपेंशन आप देख पाएंगे, लेकिन ये जो एक्सपेंशन आपने देखा इसमें आपने भी ग्लास का एक्सपेंशन इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए उसे क्या बोला गया, एपरेंट एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन के टाइम पे आप क्या सोचेंगे कि यार ये भी तो कुछ एक्सपैंड हुआ होगा, तो इसका एक्सपेंशन इंक्लूड करें। दिस इज व्हाट, गॉट इट। नेक्स्ट लिखिए, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामलस ANAMALOUS, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई होप एवरी वन ऑफ यू नोज कि वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाती है, वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर 0 से लेके 4 तक पहले कंप्रेस करता है और फिर 4 के बाद एक्सपैंड होना शुरू होता है। लिखिए जरा, लिखिए, water first compresses, water first compresses on heating from 0 to 4 degree Celsius, on heating from 0 to 4 degree Celsius and expands afterwards, ठीक है। तो whereas most of the liquids expand with increase in temperature, so water पहले compress हुआ फिर expand। अब नीचे स्टार मार्क करके लिख दीजिए, हमने लिखा whereas most of the other liquids expand on heating or increase in temperature। अब लिखिए स्टार मार्क करके, density of water becomes maximum, density of water becomes maximum at 4 degrees Celsius, becomes maximum at 4 degree Celsius, clear। तो इसका ग्राफ भी बनाते हैं साथ साथ। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं,
और इधर टेम्परेचर कंसिडर करते हैं डिग्री सेल्सियस। तो जहां पे आप 4 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे वहां पर वॉल्यूम सबसे कम होगा और उसके बाद वापस से इसे आपने थोड़ा सा कर्व बना यहां से हल्का सा ऐसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम, जबकि यहीं पे अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं डेंसिटी विद टेम्परेचर, तो भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा, it again starts decreasing. We are not supposed to learn the values at different temperatures. सिर्फ एक ग्राफ की हेल्प से आपको ये बताना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमाइज हो जाता है और डेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। This is called anomalous behavior. Why? Because most of the other liquids start expanding after 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब आप इसे नेचर का कमाल समझिए। होता क्या है, जैसे देखो जब ऐसी ठंड आती है तो लेक के अंदर जो वाटर फ्रीज होना शुरू होगा वो बॉटम से फ्रीज होना शुरू होगा या टॉप से फ्रीज होगा? आपने देखा ऊपर लेयर जम जाती है ना? बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं कि आपको लगा आइस है और वहां पे नीचे पानी था, राइट? तो देख सकते हैं ऊपर से लेयर जमनी शुरू होती है। इसकी कहानी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया, राइट? अब ये जो वाटर है यहाँ पे, ये वाटर अपनी हीट गिव आउट करने लगा। हीट जैसे गिव आउट करता है तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर रिड्यूस करेगा इसका। टेम्परेचर रिड्यूस होते होते जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ये तो मोस्ट डेंस हो गया। ध्यान से सुनिए इसे प्लीज। अंदर जितना वाटर है उसका टेम्परेचर मान लो था लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर ठंड बढ़ने लगी और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। तो अंदर जितना वाटर था वो सपोज 20 की बजाय अब धीरे धीरे करके 10 पे आ सकता, राइट? और हीट बाहर निकलेगी क्योंकि हीट तो तब तक एक्सचेंज होगी जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगी। सो यहाँ से हीट निकलते निकलते जैसे ही टॉप लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये लेयर सबसे ज्यादा डेंस हो जाएगी। और आप जानते हैं डेंस चीज ऊपर रहती है कि नीचे पहुंचती है? बताओ, जो चीज ज्यादा डेंस होती है वो फ्लोट करती है या सिंक कर जाती है? पानी के ऊपर ऑयल फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम। हाँ, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। भारी चीज भारी नहीं होती, डेंस बोला जाता है। लोग ये समझते हैं कि भारी चीज डूब जाती है। शिप कितना भारी है, वो डूबता है क्या? सो द राइट वर्ड इज डेंसर ऑब्जेक्ट सबमर्ज करता है। तो समझे, 4 डिग्री सेल्सियस होती डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जब डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? नीचे सिंक करेगा। तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं और लाइटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं। जो डेंस हुए वो नीचे चले गए और लाइटर ऊपर आ गए, डेंस नीचे चले गए, लाइटर ऊपर आ गए। ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक? जब तक कि सारा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाए। तो ऐसा करते करते होल ऑफ द वाटर इज गोना बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। गॉट दैट? सारा 4 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। अब उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से आइस जमनी शुरू होती है। मान लो आधी लेक में आइस जम गई, तब भी नीचे पानी होगा 4 डिग्री सेल्सियस। बाहर -10 डिग्री सेल्सियस है और इस आइस के नीचे कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, राइट? तो मैंने कहा कि नेचर का कमाल है, मतलब क्या है? चीजें इस तरह से बनाई गई है कि सबकी लाइफ चलती रहे। हाँ, ये एक मैक्सिमम लिमिट है जहां तक आइस फ्रीज करता है एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उससे नीचे फ्रीज नहीं हो पाती। कारण क्या है उसका? हाँ, यही बता रहा हूँ आपको। ये तो फ्रीज हो गई सारी, ये तो कोर पे नहीं है ना। यहाँ पे जो वाटर था वो हीट देता रहा और फ्रीज होता रहा। अब ये समझना ध्यान से, इतनी दूर से हीट जाती उसमें एक कंडक्शन रोल प्ले करते हैं जो कि आपके सिलेबस से इस बार हटा दी गई। तो मेरी इतनी सी बात समझ लो आप, बाहर के टेम्परेचर के बेसिस पे जब ये ऊपर से फ्रीज होना शुरू होता है तो आप सोचो ना 5 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस में कुछ तो डिफरेंस होगा ना यहाँ पे। क्या डिफरेंस होगा? जितना बाहर टेम्परेचर कम होगा उतनी मोटी थिकनेस की आइस, तो फिर भी नीचे कुछ ना कुछ पानी बच जाए। और ऑब्वियसली वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 4।
हाँ एग्जैक्ट, वो कंडक्शन, हीट कंडक्शन का पार्ट था कि यहाँ पर आप एक छोटी सी लेयर कंसिडर करते हैं, उस लेयर से हीट निकलेगी तो वो कंडक्ट होके फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। तो सारी कहानी ये है कि जितनी हीट यहाँ से निकलनी है वो कंडक्ट होकर निकलेगी, कब तक वो कंडक्शन इजीली हो पाएगा, ठीक है। सो फाइन, समझे। इस चीज को हम अभी प्रूव नहीं कर पाएंगे या लिख के नहीं करेंगे कि कितनी थिकनेस जमेगी, सिर्फ ये समझ लीजिए कि नीचे कुछ वाटर बच जाएगा विच विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर एक्वेटिक एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। लिखिए, बाद में क्लास के बाद ले लेना अपने डाउट्स, लिखिए जरा। हमें हर चीज का ध्यान रख के करना पड़ेगा, किसी के पर्सनल डाउट ज्यादा होते हैं तो आप प्लीज लिख के रखा करें, क्लास के बाद डाउट ले लें, नो प्रॉब्लम, जितने मर्जी लीजिए। लिखिए फटाफट, लिखिए। when the temperature around a water body, when temperature around a water body decreases below 0 degree Celsius, decreases below 0 degree Celsius, comma, water starts losing heat and as it is most dense at 4 degrees Celsius, as it is most dense at 4 degrees Celsius, लिखिए, the molecules start settling down at 4 degrees Celsius. Molecules start settling down at 4 degrees Celsius. ठीक है, तो लीजिए, this way, even when there is a layer of ice at top, even when there is a layer of ice at top, comma, water at 4 degrees Celsius is present at bottom. Water at 4 degrees Celsius is present at bottom, such that aquatic, AQUATIC, aquatic animals can survive there. तो अभी यहाँ पे जो मुझे आपको समझाना था, आप कैलकुलेशन में मत जाइए, सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि वाटर के एनामलेस बिहेवियर का मतलब क्या है। बाकी चीजें टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा एक्सपैंड करती है, लेकिन वाटर 4 डिग्री सेल्सियस तक कंप्रेस होता है। उसका नेचर में क्या रोल है, देखो, उसका रोल ये है कि अपर लेयर जैसे से हीट लूज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होते होते 4 आते ही वो सबसे डेंस मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और सबसे नीचे से ऐसे करके प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक सारे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे हीट लूज करके ये आइस में कन्वर्ट होता रहेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट स्टिल डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर आउटसाइड, इस लेयर के नीचे फिर भी कुछ लेयर ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे बचे, जहां पे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर सकते। ठीक है, सो दैट इज, देखें आपके नोट्स में आप अच्छे से रीड करें। न्यूमेरिकल्स मैं आपको एनसीईआरटी से ही करवाऊंगा, तो अभी यहाँ पे नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट। पढ़ा आपने स्पेसिफिक हीट? मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। अभी बताइए, वाटर एज ए कूलेंट यूज होगा या नहीं? क्या वाटर का एज ए कूलेंट यूज किया जाता है या नहीं? सोचो, कहीं पे वाटर का एज ए कूलेंट यूज करते हैं क्या? गाड़ियों में करते हैं? ध्यान दीजिए, गाड़ियों में बैटरी में डालने वाला सिस्टम अलग है। गाड़ियों में आगे क्या होता है, वो फैन चलता है पता है आपको? ये गाड़ी चलते हुए उसका इंजन बहुत गर्म हो जाता है, तो उसमें रेडिएटर होता है आगे, राइट? रेडिएटर मतलब जो रेडिएट करेगा हीट को, अंदर से खींच के बाहर लेके जाएगा। समझो कमरे में अगर एग्जॉस्ट फैन लगा हो तो वो क्या करता है, अंदर से हीट बाहर फेंकता है,
तो जहां पे आप बात कर रहे हैं फैन की, तुषार तेरे नाम से कोई एंटर होना चाहता है, परसों भी हुआ था, गाने में चला गया, कोई बात नहीं, सुने ध्यान से फिर। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो पासवर्ड और आईडी है वो ज्यादा अच्छे बच्चों को ना दिया, नहीं तो आप ही की क्लास खराब हो गई है ना, नुकसान आप ही का हो। हाँ नाम चेंज करके आते हैं, बट उनको पता तो होगा ना कि आईडी क्या है। वो तो किसी से तुम्हारे जैसे दोस्त का और रविकांत की क्लास कर लियो ना, ये आईडी कर लियो भाई, कोई बात नहीं, वो तो मैं बदलूंगा फिर भी दे देंगे ना, उससे फर्क क्या पड़ता। चलो एनीवेज लेट्स कम बैक। देखिए स्पेसिफिकेट की बात कर रहा था, बट लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो क्या है। वाटर एज ए कूलेंट क्यों यूज हो सकता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर अगर चेंज करना चाहते हो तो उसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या मेरे साथ याद करेंगे उसके बाद लिखेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट सब्सटेंस यानी 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखो फटाफट। स्पेसिफिक हीट, specific heat देखिए it may be defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। ठीक है, यूजली हम क्या लिखते हैं, यूनिट मास। तो 1 ग्राम अगर आपने लिखा तो आप सीजीएस डिफाइन करते हैं, 1 किलोग्राम डिफाइन किया तो एसआई डिफाइन करते। तो जहां पे आपने 1 ग्राम लिखा है वहां पे ऊपर लिखो यूनिट मास। प्रेफर राइटिंग यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखना इसका सिंबल होता है स्मॉल सी या स्मॉल एस यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए यूनिट मास को कितनी हीट प्रोवाइड करें उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। लिख दें, लिखिए सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फाइन, एसआई लिखें, एसआई इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जब क्वेश्चंस करेंगे तो यू मे फाइंड इन डिग्री सेल्सियस एज वेल, बट सही कहा आपने, अगर एसआई में जाएंगे तो टेम्परेचर इन एसआई इज मेजर्ड इन केल्विन, सो इट्स बेटर टू गो विद केल्विन। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एसआई में जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एग्जैक्टली। बट ये समझना यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस हो या पर केल्विन हो, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। कारण क्या है, हम टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री सेल्सियस जो चेंज है दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन चेंज, इसीलिए उसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इट हैज टू बी रिटन एज पर केल्विन। गॉट इट। अभी बताइए 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.186, राइट। तो लिखिए जरा, एज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। याद करो इसे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। सो यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैलोरी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4.186 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट। 4.186 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सब पता है क्यों करवा रहा हूं, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है यूनिट प्रोवाइड करने का।
जो मैं लिखूंगा उसमें से कुछ भी आ सकता है। सो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी। अब देखिए इसे मैं अगर पर किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय ग्राम है ना, तो ये बन जाएगा 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो अगर 1 ग्राम को हीट अप करना है तो 4.186 चाहिए, 1 किलोग्राम को अगर हीट अप करना है तो उससे 1000 टाइम्स ज्यादा चाहिए ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम को कम चाहिए, किलोग्राम को ज्यादा चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से कोई भी यूनिट बना के दे सकते हैं। इवन कि ये भी हो सकता है कि कैलोरी पर किलोग्राम प्रोवाइड कर सकते, कैलोरी पर किलोग्राम करेगा तो फिर 1000 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अब लिखो जरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius। यूनिट याद करो अच्छे से, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कई जगह ऐसा होगा कि आपको वैल्यू प्रोवाइडेड की होगी, पता होना चाहिए। वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, देखो फिर क्या होगा, 4.186 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिखो, या पर कैलोरी। याद रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या करते हैं, इसे 4186 की बजाय 4200 कर देते हैं। सो दैट हैज टू बी डन ओनली व्हेन दे प्रोवाइड, अदरवाइज आपको यही कंसीडर। अब बात यह आती है क्या ये स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है या कम है, लिखे स्टार मार्क करके। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई, specific heat of water is high, that is large amount of heat is required, that is large amount of heat is required to change temperature of water. Large amount of heat is required to change temperature of water. Hence, it can be used as a coolant. Hence, it can be used as a coolant. As a coolant. Clear? फिर एक बात ध्यान से सुनो, किसी चीज को कूलेंट कब यूज करोगे, मान लो इस रूम में एसी ना लगे हो और सिंपल डक्ट लगे हो, डक्ट समझते हो, पाइप पास कर रही है यहाँ से, उन पाइप्स के अंदर वाटर फ्लो करे, तो वाटर क्या करेगा, इस रूम से हीट एब्जॉर्ब करेगा, राइट। रूम से हीट एब्जॉर्ब करके अगर वो फटाफट गर्म हो जाए तो बहुत थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, कोई खास टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वाटर का खुद का टेम्परेचर राइज होने से पहले वो रूम से बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले तो रूम का टेम्परेचर डाउन कर दे। आगे बात समझे। सो सीधी सी बात है, जिन एरियाज के क्लोज सी होता है, सोच के बताना इस क्वेश्चन का आंसर, जिन एरियाज के क्लोज सी होता है जैसे मुंबई पुणे वगैरह है, तो वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होती है या यहाँ के कंपैरिजन में कम होती है। जो भी आपको लगता है आप आंसर कर सकते हैं, पर मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा के लिए प्लीज मान लीजिए कि जब मैं आपको बोलता हूँ आंसर करने के लिए, तो टेक सम टाइम एंड देन रेज हैंड, है ना। तो फिर एक बार मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, एक चीज को समझा दिया आपको, वाटर एज अ कूलेंट क्यों यूज होता है, बिकॉज़ उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है एंड कैन अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर चेंज इन टेम्परेचर। ये तो हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, जहां सी होता है वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होंगी डे नाइट में, या फिर जहां हम अभी हैं यहाँ पे ज्यादा। हैंड रेज करना है आपने, हैंड रेज करके आंसर करना है। ट्राई टू गिव द आंसर सात्विक। ऐसा क्यों? ओके। अच्छा, तो पानी जिसके हम बात कर रहे थे वाटर की स्पेसिफिकली, उसका डिस्कशन तो आपने मुझसे किया ही नहीं। आप एयर को बीच में क्यों लेके आए? एयर तो यहाँ भी है और वहां भी है। सुनिए ध्यान से, लिखिए जरा, टेम्परेचर वेरिएशंस क्लोज टू सी आर लेसर, temperature variations close to C are lesser because
It is not easy to change temperature of water. It is not easy to change temperature of water as its specific heat is high. As its specific heat is high. ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, आप अगर वाटर बॉडी के क्लोज हैं तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं हो सकता, तो बेशक से एयर भी ब्लो करे तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करेगी। अगर वाटर का टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं हो रहा तो वहां पे तो वो कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है ना, वो प्रेशर भी तो आसानी से चेंज नहीं हो रहा ना। सो इसे आसानी से समझे, जैसे आप ये बताइए रेगिस्तान जहां होता है ना, डेजर्ट जहां होता है, डेजर्ट में डे और नाइट, आप कभी गए हैं जयपुर साइड? हाँ, क्या वहां पे डे और नाइट में इतना डिफरेंस देखा आपने कि दिन में तो आप टी शर्ट में घूम रहे हैं और रात को आपको रजाई ओढ़नी पड़ रही है? ऐसा आप मुंबई में नहीं देखेंगे। तो प्रैक्टिकलिटी से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब समझो सैंड जो होती है ना, सैंड की स्पेसिफिसिटी बहुत ही कम होती है, फटाफट गर्म फटाफट ठंडी, राइट। और वाटर की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है, एक बार अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया तो आसानी से कम नहीं होगा, इसीलिए डे और नाइट के टेम्परेचर में कोई खास डिफरेंस नहीं। आइए बात समझे आपको, लिखिए वेयर एज, सॉरी 3 एग्जांपल ले लिया आपने, एक सी, एक यहाँ और एक सैंड, राइट, डेजर्ट। तो मुंबई में कंपैरेटिवली ज्यादा कांस्टेंट रहेगा यहाँ के, और यहाँ ज्यादा कांस्टेंट रहेगा एज कंपेयर टू डेजर्ट। वो तो ऑब्वियस है ना, मैं बोल ही रहा हूँ। यहाँ पे आप हैं और उसी नेक्स्ट डे आप जयपुर चले गए, तो यहाँ पे दिन में और शाम के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस। और मुंबई चले जाएंगे तो कोई खास डिफरेंस। क्लियर? लिखिए वेयर एज स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज वेरी स्मॉल, specific heat of sand is very small, due to which we observe large temperature variation in deserts, large temperature variations in deserts। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो देखो डेफिनेशन याद करवा के मैं फटाफट आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसे सब्जेक्ट के पॉइंट से नहीं, बाहर निकल के सोचिए कि अच्छा यार, वो मुंबई के आसपास टेम्परेचर में वेरिएशन कम क्यों होती है, वहां लोग रहना प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है। क्यों है? क्योंकि सी इतना बड़ा है, अथाह समंदर है, वो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है कि वो हीट उसके टेम्परेचर को तो आराम से बढ़ाती है, आसानी से बढ़ा नहीं सकती, और एक बार उसका टेम्परेचर हाई हो गया तो आसानी से कम नहीं हो सकता, डिस्पाइट ऑफ दोज ब्रीजेस, राइट। जबकि जब हम रेगिस्तान में घूमने जाते थे और वहां बड़ी वेरिएशन होती है, दिन में तो टी शर्ट पहननी पड़ रही है, रात को रजाई ओढ़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सैंड की स्पेसिफिक बहुत ही फटाफट गर्म फटाफट ठंडी। ठीक है, डन है। चलिए, तो ये तो था स्पेसिफिक हीट। अब लिखिए इसे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, लिख लेना प्रॉपर्ली। स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट लिखिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इसे थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, अब ये समझना यार, एक गिलास पानी है या पूरा समंदर है, दोनों की स्पेसिफिक हीट तो सेम है, दोनों की स्पेसिफिक हीट तो सेम है, लेकिन दोनों की हीट कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क। अभी हीट कैपेसिटी क्या है, ध्यान से सुनिए। आप 1 ग्राम मास तो चाहे वाटर में से ले लो चाहे सी में से ले लो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाने के लिए तो सेम ही हीट चाहिए। लेकिन आप जब दोनों को, सी को और ग्लास को हीट प्रोवाइड करना शुरू करोगे तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, कारण इसमें मास कंपैरेटिवली कम है। तो गिवन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस बॉडी की क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। क्लियर हुआ? लिखें जरा। इट मे बी डिफाइंड एज the amount of heat required
may be defined as the amount of heat required to raise temperature of the given body by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. तो देखिए जैसे आप स्पेसिफिक हीट में लिख रहे थे, दिस वाज डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी. अब m को इधर ले आओ, m into c, स्मॉल c लिखना है, m into c is equal to delta q by delta t. यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius for the given body. That's called thermal capacity or heat capacity. इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं. h becomes equal to mc. तो यूनिट्स याद रखनी पड़ती हैं, आपको क्लैरिटी तभी रहती है क्वेश्चंस में क्या किधर है. अगर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है तो क्या है, हीट कैपेसिटी. अगर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है तो स्पेसिफिक हीट. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट, कैपिटल सी. अब जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोलर यानी एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. लिख दीजिए, इट मे बी डिफाइंड एज, लिखे जब इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, may be defined as amount of heat required to raise temperature of 1 mole substance, to raise temperature of 1 mole substance through 1 degree Celsius. 1 mole substance through 1 degree Celsius. तो अब सीधी सी बात है यार, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी पर यूनिट पर मोल करना पड़ेगा इनटू डेल्टा टी. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर मोल. सो लिख दें डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी. हो गया. अच्छा अब ये बताओ, नॉर्मली आप जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हो तो m को m से डिवाइड करते हो ना, स्मॉल m को कैपिटल M से डिवाइड करते हो, कैपिटल M को स्मॉल m से. स्मॉल m को कैपिटल M से. स्मॉल m क्या होता है, गिवन मास, और कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास. बिल्कुल सही बोला आपने. सो n जो होता है वो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है. मैं लिख दूं यहाँ पे कैपिटल M डेल्टा Q बाय स्मॉल m डेल्टा T. सही है. m को लिखते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. अब देखिए ध्यान से, ये जो डेल्टा Q बाय m डेल्टा T है इसे स्मॉल c बोलते हैं. सो इट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल c. सो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है यार, सीधी बात है. मोल डिफाइन करोगे तो उसमें कैपिटल M मास आ जाएगा. यूनिट मास के लिए स्मॉल c है तो कैपिटल M मास के लिए कितना आएगा, m into c. होप इट्स क्लियर. सो ये डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ सकती है. डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, व्हाई वाटर कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सब बताया मैंने आपको. हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया और मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक चीज और बताता हूँ. आपने कहीं पे केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना है क्या कि अ सोर्स और अ सिंक, इफ ए बॉडी कैन बी यूज्ड, कहाँ पे पढ़ा है सब. हमारे आसपास जो ये एटमॉस्फेयर है, सोचो ध्यान से. नो डाउट वी इन प्रेजेंट सिनेरियो टॉक अबाउट क्या बोलते हैं उसे, ग्लोबल वार्मिंग. डू वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं, फ्रेऑन गैसेस जो हैं, फ्रेऑन गैसेस जाके क्या कर रही है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, जिससे ज्यादा हीट नीचे आ रही है. हीट नीचे आ रही है और वो हीट यहाँ पे ट्रैप भी हो रही है. ठीक है. किन की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो गैसेस यहाँ ट्रैप, वो जो हीट है वो ट्रैप हो रही है, जिससे कि टेम्परेचर राइज करता है. समझ रहे हैं इस बात को. तो अदरवाइज सोचो, अगर पूरी दुनिया में 1000-2000 गाड़ियां होती तो उनके लिए आप सोच सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कभी बढ़ पाता, नहीं ना. तो वो हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उनके लिए क्या बन जाता, सिंक. सिंक का मतलब क्या है, आपके घर में किचन में एक सिंक है.
आप बचपन से देख रहे हो उसमें पानी जाया ही जा रहा है, जाया ही जा रहा है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। किसी किसी का घर होता है जहाँ पे हालत खराब होती है, अदरवाइज वो जा ही रहा होता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिंक। सिंक इज समथिंग जिसमें आप जितना मर्जी चाहे उतनी हीट सेंड कर दो, यहाँ पे पॉइंट, जितनी मर्जी हीट सेंड कर दो उसका टेम्परेचर चेंज। तो हम सी को भी सोर्स या सिंक कंसिडर कर सकते हैं कि भाई उससे जितनी मर्जी हीट ले लो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, जितनी मर्जी हीट दे दो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। और हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में आई बात समझ में। तो ये मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, जिसको हीट दे दो या जिससे हीट ले लो। तो ऐसे एग्जांपल क्या बन सकते हैं, आर एटमॉस्फेयर एंड सी। देख लें जरा स्टार मार्क करके। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अति हो चुकी है ना, तो अब तो अति हो चुकी है ना, अदरवाइज कह रहा हूँ कि कोई खास फर्क ना पड़ता। अब भी देखो ना, आप हर रोज तो नहीं ऐसा होगा कि टेम्परेचर पता नहीं एकदम से कितना बढ़ जाता हो। लिखिए जरा, गिव एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। गिव एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी लिख दें। C and our atmosphere, C and our atmosphere are approximately suitable examples. Are approximately suitable examples. ठीक है, ऑब्वियस है विद टाइम हर 5 साल के बाद एग्जाम्पल्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, पर ये शायद 5 साल बाद और समझाना और ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। व्हाट कैन वी डू, देयर इज नो अदर। फिर ये बताया जाएगा अच्छा आज का एग्जांपल नहीं है, सी एंड एटमॉस्फेयर 10 years back was a body of infinite thermal capacity. That's what we can do. ठीक है, चलिए अब देखें पेज नंबर 9 के ऊपर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, राइट। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट, सपोज आपने एक बीकर के अंदर पानी लिया, पानी जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आपने अलग से कॉपर बॉल ली, उसे हीट अप किया और पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल के हल्का सा स्टेयर करके छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो बॉल कंपैरेटिवली कूल डाउन हो जाएगी और वाटर हीट अप हो जाएगा। क्या हम उस समय ये कह पाएंगे कि हीट गिवन आउट बाय द कॉपर बॉल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर? एक कंडीशन पे, कि अगर हम रेडिएशन लॉसेस को नेग्लेक्ट करें, कि भाई वाटर के सरफेस से कुछ हीट बाहर भी निकली है, तो एग्जैक्टली अगर रेडिएशन लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दे तो ये बोल पाए दिस थ्योरी इज ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी एक बॉडी जो हीट लूज करती है दूसरी बॉडी को हीट गेन करती है। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा वाटर इक्विवेलेंट। लिखिए जरा, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वर्ड का नाम आप जानते हो पहले से, है ना, आपने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकाले थे सीरीज और पैरेलल में, यहाँ पे वाटर निकाले थे 10th में, Rp is equal to R1 R2 upon R1 plus R2, Rs is equal to R1 plus R2 किए थे। सो इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझते हो भाई, चार लोग मिलके एक काम कर सकते हैं, एक अकेला उसे कितने टाइम में कर सकता है, उनका इक्विवेलेंट बन गया। तो यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट क्या समझा रहा है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान से सुना, दैट अमाउंट ऑफ वाटर which requires same amount of heat for same change in temperature। जैसे मुझे इसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना, इस मार्कर का, तो इसके बराबर में मैं कितना पानी रखूं कि जितना मैं इसका टेम्परेचर राइज करवाना चाहता हूं एक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करके, उतना ही उसका भी टेम्परेचर राइज कर, तो इसका क्या बन गया, वाटर इक्विवेलेंट। लिखिए जरा, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the amount of water which absorbs same amount of heat for same temperature change, same amount of heat for same temperature change as the given substance does। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, लिखिए
let temperature of m mass having specific heat C, let temperature of m mass having specific heat C increases by delta T. Increases by delta T due to delta Q heat. ड्यू टू डेल्टा क्यू हीट. तो भाई आपने कौन सी इक्वेशन पढ़ी है? अभी तक तो आप बोल रहे थे C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी. इसे आपको थोड़ा मुश्किल है. ज्यादा आसान पता है क्या है? हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी. हीट इज इक्वल टू दैट्स इट. ये तो सबको याद हो गया. हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी. इजी. सो देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of m mass by delta T is mc delta T, जिसमें c क्या है? c is amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree Celsius. अब तो कंफर्टेबल हो गए. सो देखिए, ये आप लिख दीजिए. सो डेल्टा Q is equal to mc delta T. अब लिख दीजिए let water equivalent be W. वाटर W से रिप्रेजेंट करते हैं तो W डाल. तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सेम हीट से वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 डालो इनटू डेल्टा. आपने सपोज सीजीएस में कंसीडर किया तो ये भी किसमें आ गया? सीजीएस में. सो कंपेयर कर लो. कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? देखो, W इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. डेल्टा टी इज गॉन. W becomes equal to mc. W becomes equal to mc. That's it. तो देखो, इससे थोड़ी देर पहले आपने हीट कैपेसिटी किया था, वो भी mc के इक्वल है और ये भी mc के. यहाँ ब्रैकेट में डाल देना फॉर cgs यूनिट्स. फॉर cgs यूनिट्स. क्योंकि अगर ऐसा ही करेंगे तो यहाँ पे c जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 1000 की फॉर्म में होगा. 1000 कैंसिल आउट होगा तो आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी. तो ये जो c है ये किस यूनिट्स में है? cgs में. सो अब क्या क्या समझ लिया आपने? आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं जिसे, थर्मल कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट और ये वाटर इक्विवेलेंट. ठीक है गीतांश, क्लियर हो गया सर? बहुत बढ़िया, शाबाश. चलिए ये भी क्लियर हुआ कि वाटर एज ए कूलेंट यूज हो रहा है. कहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन कम होगा, कहाँ का ज्यादा होगा. अब लिखिए फटाफट. कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री it may be defined as the branch of physics which deals with measurement of heat. Measurement of heat मतलब कितनी हीट एक्सचेंज हुई बिटवीन टू बॉडीज, वो मेजर करने का काम करेगी. या अगर वो पता है तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करने का काम. ठीक है, लिखें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखिए. अकॉर्डिंग टू इट comma if two bodies at different temperatures are brought in contact then heat lost by one is equal to heat gained by other. Then heat lost by one, आप सीधा ये भी लिख सकते हो नीचे लाइन में, heat lost is equal to heat gain, वो भी चलेगा. Heat lost is equal to heat gain, neglecting radiation losses. Neglecting radiation losses. ठीक है,
तो भी कैलोरीमीटर तो नहीं हो पाएगा, पर एक डेफिनेशन और कर सकते हैं, लेटेंट हीट। आपने इंग्लिश में लेटेंट वर्ड का मीनिंग पढ़ा है कभी? लेटेंट इज हिडन, राइट? तो वाटर को जब आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान से सुनना, जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता। अगर आप आइस से वाटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट की मेजरमेंट कर पाएंगे, तो हीट की मेजरमेंट कहां गई? वो कैसी हो गई? लेटेंट। इसे मैं एक अलग तरीके से पूछता हूं आपसे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर प्रोवाइड किया जाए और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम प्रोवाइड की जाए, यानी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं, तो आपके दोनों हाथ लिए गए सजा देने के लिए, एक पे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाला गया और एक पे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम एक्सपोज की, तो कौन से हाथ पे जलन ज्यादा होगी? क्यों? स्टीम। एक्स्ट्रा हीट इंक्लूडेड है उसके अंदर जो कि लेटेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? बस यही बताना था। लिखिए जरा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का सिंबल कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय एम। डेल्टा क्यू बाय एम लिखिए। इट मे बी डिफाइंड एज amount of heat required per unit mass. Amount of heat required per unit mass during its conversion from one state to another. During its conversion from one state to another, keeping the temperature constant. Keeping temperature constant. तो स्टेट चेंज जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट। तो यहाँ से देखो डेल्टा क्यू क्या बनेगा? इट इज m into l। तो आपके पास डेल्टा क्यू के दो फॉर्मूला आए आज, एक mc डेल्टा t और एक m into l। mc डेल्टा t अप्लाई होता है सेम स्टेट के लिए, जैसे पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे था उसे 50 पे लेके जाना था, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? mc डेल्टा t। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है उसे आपको आइस में कन्वर्ट करना है या आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, यानी स्टेट चेंज की बात करनी है, तो वहां क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml। अच्छे से समझ के जाओ इस बात को एटलीस्ट, जब सेम स्टेट में हीट की बात होती है तो mc, और जब स्टेट चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर देन m into l। तो इसकी यूनिट लिखो फटाफट, सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम, सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम, SI is जूल पर किलोग्राम। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, क्या किसी को याद है लेटेंट हीट वाटर की दो डिफाइन होती है, एक तो फ्रीजिंग के टाइम पे वाटर टू आइस फ्रीजिंग, और दूसरी वाटर टू स्टीम वेपराइजेशन। कुछ वैल्यूज याद है आपको? 80 एंड 540, क्या वैल्यूज है? 80 एंड 540। आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट याद है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अब लेटेंट हीट बता रहा हूं, लिखिए जरा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, शॉर्ट में लिख लेते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म। अब से लिख दो, फॉर वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है? फिर लिखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड हो या लिक्विड टू वेपर हो, मतलब ये एक ही बात है, लिक्विड टू वेपर। फॉर वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम, यू कैन सी द डिफरेंस।
अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स 6.7 टाइम्स, इतने सारे। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। तो नाउ यू आर रेडी टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो अब श्योरली कल ये चैप्टर फिनिश हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें रह क्या गया है, स्टेट चेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, रेगुलेशन क्या होता है, और बस दैट्स इट। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हमें नहीं करने हैं, आप इस सिलेबस से अभी हट गए। ठीक है, तो होमवर्क सुनिए फटाफट। स्कूल एग्जाम जिनके ना चल रहे हो उनका, क्योंकि जिनके स्कूल एग्जाम चल रहे हैं उनके पास तो कल फिजिकल टेस्ट है, ऑनलाइन है, गुड लक। तो यही बैठ के कर लेना फिर, तो 9 बजे आ जाना, यहाँ पे सारे बैठ जाना, कैमरा ऑन रहे, सारे वाईफाई ऑन करके अपना अलग अलग सीट पे बैठ जाना। हाँ गुड, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। कोई नहीं, अभी ऑनलाइन आप घर से करो, बट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ऑफलाइन एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है आप सभी को? भेजे थे मैंने? नहीं भेजे मैंने? अच्छा चलो, जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको तो मैं अभी यहाँ पे छोटा सोल्यूशन देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, उन्होंने पूरी नोटबुक ही बना दी थी इसकी, तो मैंने फोटोस्टेट करवा के रखी है। तो देखते हैं, अभी आपकी किस्मत है, मिल गई तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए बाकी लोग, मैं फिर बोलता हूँ, जिनके स्कूल एग्जाम्स नहीं है या जो इतने समझदार है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल एग्जाम्स का प्रेशर नहीं ले रहे हैं, स्टिक टू योर 40 question challenge, right? Keep doing that. Thank you very much.